हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेसिकली आज का ये स्पेशल सेशन आज से ही शुरू किया गया है। बेसिकली हमारे एस्पिरेंट्स में कुछ कंफ्यूजन रहता है, जैसे कुछ को वोकेब में प्रॉब्लम है, कुछ को ग्रामर में प्रॉब्लम है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो भाई अब आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन ये सबके लिए वैल्यूएबल होने वाला है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलने वाला है सर। आपको वोकेब से रिलेटेड पॉइंट्स भी मिलेंगे, इमेज बेस्ड वोकेब्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ग्रामर से रिलेटेड प्यारे प्यारे से रूल्स भी मिलेंगे, ठीक है, जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। आज का क्लास 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहले वोकेब, उसके बाद ग्रामर और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं इस धमाकेदार से सेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज के स्टूडेंट कॉर्नर के साथ। और आज के स्टूडेंट कॉर्नर में पलक शुक्ला जी का थॉट हमारे सामने है। लुक एट द स्पैरो, दे डू नॉट नो व्हाट दे विल डू इन द नेक्स्ट मोमेंट, लेट अस लिटरली लिव फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। महात्मा गांधी। देखिए, हमें सबसे पहले आज में जीना है, अब में जीना है, इस मोमेंट में जीना है, खुल के जीना है, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं, सोचना है, लेकिन टेंशंस के साथ अपने प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करना है। जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं है उसका फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? सोचिए जरा। जो हमारा पास्ट है, जो हमारा पास्ट है अभी, वो कुछ टाइम पहले क्या था? प्रेजेंट था, ठीक है? तो उस बेस पे हमारा प्रेजेंट बना है। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो बेसिकली हमें आज की मोमेंट में जीना है, खुल के जीना है, बस यही कुछ इसकी थीम है थॉट ऑफ द डे की। साथ ही साथ शिखा राव जी ने आंसर्स दिए हैं, प्रदीप वर्मा जी ने आंसर्स दिए हैं, हमें संदीप कुमार जी का भी आंसर आ चुका है, पलक शुक्ला ने भी आंसर्स दिए हैं, और रोहन जी का भी आंसर आ चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, द हिंदू वोकेब बेस्ड ऑन इमेजेस। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उस वोकेब पे जो बेस होगी द हिंदू पे। बिल्कुल द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको द हिंदू से रिलेटेड वोकेब मिल रही है वो क्या मिल रही है? पर्टिशन। देखिए, पर्टिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्टिशन। देखिए, पर्टिशन एक्चुअल में रिलेट किसको करता है? जैसे एक बंदा खड़ा हुआ है आग के बीच में और बोल रहा है आई एम इन हेल। देखिए, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, आई एम इन पर्डिशन। पहले कोरोना वायरस है, फिर लॉकडाउन हुआ और अब अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अब बंदा क्या कह रहा है? मैं पर्डिशन में हूं। पर्डिशन में होता है सर्वनाश। समझ में आ गई बात? सर्वनाश मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को रिलेट करेगा पर्डिशन, ठीक है? सो अब सर्वनाश या तबाही की बात करते हैं तो पर्डिशन को रिलेट करते हैं। पर्डिशन के सिनोनिम्स क्या हो गए? रिम हो सकता है, सफरिंग हो सकता है, अंडरवर्ल्ड हो सकता है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स की, सेनोरेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए, ठीक है? चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो पर्डिशन मींस क्या होता है? तबाही या विनाश को रिलेट करता है पर्डिशन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और देखते हैं भाई अगला वर्ड हमसे क्या कह रहा है। बिल्कुल, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ट्रुक्युलेंट। देखिए, रॉक जी आपको दिख रहे हैं, द रॉक, हाँ बिल्कुल, रेसलर हैं, आप अच्छे से जानते हैं इनको, ठीक है ना? सो ट्रुक्युलेंट किसको रिलेट करेगा? कहीं ना कहीं एक बंदा जो लड़ाकू है, जैसे बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब क्या होता है? झगड़ालू। तो ऐसे बंदे को हम ट्रुक्युलेंट बोल सकते हैं, लड़ाकू। एग्रेसिवली डेफिएंट, या जो बहुत ही बंदा एग्रेसिव है, अंदर से गुस्सैल टाइप का है, उसको आप ट्रुक्युलेंट से रिलेट कर सकते हैं। समझ में आई भावना है? अब देखिए जरा वर्ड्स देखिए यहाँ पे, उग्र या लड़ाकू। ट्रुक्युलेंट का मतलब क्या होता है? उग्र या लड़ाकू। अब इसके लिए क्या वर्ड्स हो सकते हैं हमारे सामने सिनोनिम्स में? अग्रेसिव हो गया, बार्बेरियस हो गया, बेलिकोस हो गया, ये हमारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या मिल गया? कोऑपरेटिव मिल गया, जेंटल मिल गया, माइल्ड मिल गया। ये सब हमारे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए इस वर्ड के। क्लियर हुआ? जितने भी वर्ड्स हैं सारे द हिंदू के वर्ड्स हैं, द हिंदू में आए हुए वर्ड्स हैं, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला वर्ड क्या है? हर्ली बर्ली। देखिए, बहुत ही प्यारा वर्ड है, हर्ली बर्ली। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हर्ली बर्ली? देखिए, एक टीचर या एक बंदा खड़ा हुआ है और सारे बच्चे क्या है? हल्ली बल्ली कर रहे हैं, खड़बड़ खलबली मचा रखी है सबने, ठीक है ना? कुछ एक बंदा जैसे टॉफी बांटने के लिए आप गए, आपने कहा लो बच्चों टॉफी लो,
तो क्लास के सारे बच्चे आके आपके पास इकट्ठे हो गए, नहीं पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए, दैट इज वन। द हली बली ऑफ स्कूल लाइफ, मतलब स्कूल लाइफ की जो खलबली है उसको ही रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो हली बली मीन्स क्या होता है, हड़बड़ी होता है, खलबड़ी होता है, या जल्दबाजी से भी आप हली बली को रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो सैनोनिम्स होंगे, सैनोनिम्स क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, ट्यूमल्ट हो गया, टर्बुलेंस हो गया, और अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो काम हो गया, शांत, ऑर्डर को रिलेट कर दिया, ठीक है ना। सो सैनोनिम्स आपके, सबसे पहले आपको सैनोनिम से मीनिंग मिल रहा है, उसके बाद सैनोनिम मिल रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड के, जो सैनोनिम आपको एग्जाम के बेस पे मिले वो सैनोनिम और वही एंटोनिम मैंने आपको दिए हैं, ठीक है ना। सारे वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ ग्रामर रूल्स पे, ठीक है ना। तैयार हो जाइए, कुछ ग्रामर रूल्स के लिए, कुछ ग्रामर से रिलेटेड प्यारे प्यारे से पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं ग्रामर रूल्स की, तो यहां से सबसे पहला रूल आपके सामने देखिए, ग्रामर रूल्स बेस्ड ऑन नाउन्स। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी इससे रिलेटेड, तो मुझे लगा कि पहले हम टॉपिक वाइज रूल करते हैं, उसके बाद अलग अलग मिसलेनियस रूल्स करते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ मिसलेनियस रूल्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो पहला रूल क्या कह रहा है, यूज सिंगुलर वर्ब विद नाउन्स व्हिच आर यूज्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। जनरली जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। जैसे मैथमेटिक्स, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिक्स, स्टेशनरी, ज्वेलरी, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। एडवाइस, लगेज, बैगेज, मतलब इनका प्लूरल नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज, इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर आता है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिक्स भी सब्जेक्ट हो गया, स्टेशनरी, ज्वेलरी, सीनरी, मशीनरी, हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेंगे, और सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होगा, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है ना। जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल गलत हो गया, उसकी जगह पे द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सेम एज, अब एक चीज और याद रखेंगे यहां से, देखिए एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है आप लोगों को, क्या, एडवाइस, एडवाइस ये नाउन है, और एक और आप एडवाइस यूज करते हैं, ADVISE, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह, ADVICE, इसका मतलब क्या होता है, सलाह होता है। और अगर मैंने ऐसी को रिलेट किया, ADVISE, तो ये किसको डिनोट करेगा, वर्ब को, मतलब वर्ब की बात करेगा ये एडवाइस। क्लियर हो गई बात, सलाह देना, इस एडवाइस का मतलब क्या है, सलाह देना, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने बोला ही इज गिविंग मी, क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ADVICE या ADVISE, सलाह या सलाह देना। देखिए गिविंग वर्ड आ गया, ध्यान से समझिए इस चीज को, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। गिविंग वर्ड यहां पे आ गया, तो समझिए अब अगर गिविंग आ गया तो एक सेंटेंस में दो, सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो वर्ब तो होती नहीं, तो ये वाला एडवाइस कट गया, नाउन मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, एडवाइस, ADVICE मिलेगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सो द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। हाँ, ही इज गिविंग मी एडवाइस नाउन हो गया, लेकिन अगर यही सेंटेंस होता, he advises me, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहां पे एडवाइजेस का मतलब क्या है, सलाह देना है, ठीक है। सो अब यहां पे अगर हम देखें, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, गलत हो गया, इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, कुछ ऐसा। सेम एज, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन अपीयरेंस। देखिए कुछ नाउन्स जो है देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन होते, बट दीज आर जनरली कंसीडर्ड एज प्लूरल इन यूजेस, लेकिन इनको यूज में, यूज के अकॉर्डिंग प्लूरल कंसीडर किया जाता है, याद रखिए। जैसे रिचेस हो गया, रिच मीन्स क्या होता है वैसे, अमीर हो गया, रिचेस मीन्स, रिचेस मीन्स क्या होता है, फटाफट बताएंगे, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, हाँ कमेंट में ही हूं आपके साथ में, ओके। रिचेस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब सुख, समृद्धि,
रिचेस मीन्स क्या होता है? सुख समृद्धि, ठीक है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो रिच मीन्स अमीर और रिचेस मीन्स बहुत सारे अमीर, ऐसा मत कुछ भी सोचना, ठीक है ना। एम्स मीन्स दान दक्षिणा हो गया। पुलिस सिंपली कॉप्स की बात कर दी। नोबिलिटी नोबल्स को रिलेट कर दिया। और अगर मैंने कैटल की बात की तो ग्रुप ऑफ कैटल मतलब जानवरों की बात कर रहे हैं, मैमल्स को रिलेट कर रहे हैं, उनके ग्रुप को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे नाउन्स दिखते सिंगुलर लेकिन होते प्लूरल। इनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। सारे कई बार आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में, स्पेशली एसएससी एग्जाम, ठीक है, याद रखिए। सो रिचेस हैज विंग्स गलत हो गया। वंस अ फिलोसोफर सेड, उसकी जगह पे क्या है? रिचेस हैव विंग्स। जैसे सुख समृद्धि के पंख होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना पैसे के पंख होते हैं, पैसे के पैर होते हैं, वो एक जगह नहीं रुकता, वो एक जगह नहीं रुकता, कुछ ऐसा। जो मेहनत करता है उसके पास ही जाता है, कुछ ऐसा। सो अब अगला स्टेटमेंट अगर हम देखें, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल आया। अब कैटल के साथ इज नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे, ठीक है। कैटल का कैटल्स भी नहीं होगा, ये भी याद रखिए, ये भी प्रॉब्लम आती है एग्जाम में। तो इनके साथ एस नहीं लगता जनरली, इन वर्ड्स के साथ। रिचेस के साथ तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, एम्स के साथ भी एस है। बाकी पुलिस नोबिलिटी कैटल, इसमें एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमेशा प्लूरल ही है, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। मतलब इज कभी नहीं आएगा, हमेशा आर आएगा। वॉज कभी नहीं आएगा, हमेशा वर आएगा। हैज कभी नहीं आएगा, हमेशा हैव आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस। देखिए भाई, एपोस्ट्रोफ एस के यूज में हमारे एस्पिरेंट्स हमेशा गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां बार बार करते ही रहते हैं। तो बेसिकली समझना है इन चीजों को कैसे यूज करना है। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस टू शो पोजीशन। देखिए जनरली एपोस्ट्रोफ एस क्या करता है? पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। अब अधिकार कैसे दिखाता है? जैसे अगर मैंने बोला राम एंड श्याम्स कार, ये क्या हो गया? ज्वाइंट पोजीशन हो गया। मतलब क्या? राम और श्याम दोनों की कार। इफ आई एम सेइंग दिस, मतलब राम और श्याम दोनों की कार, कुछ ऐसा। अगर मैंने बोला राम्स एंड श्याम्स कार, मतलब मैं सेपरेट पोजीशन दिखा रहा हूं, राम की और श्याम की कार, कुछ ऐसा अलग अलग। तो अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं तो यहां पे भी मुझे कार्स बोलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरलिटी को डिनोट कर रहा है। अब दूसरा अगला पॉइंट देखो जरा, द राम्स ब्रदर वाइफ्स ब्रदर इज इन आर्मी। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम देखें, राम्स वाइफ्स ब्रदर इज इन आर्मी, डबल एपोस्ट्रोफ का यूज कभी भी नहीं करते। वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, वी कांट यूज डबल एपोस्ट्रोफ एस। हम कभी भी डबल एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करते। मतलब क्या? स्टेटमेंट क्या जाएगा? द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ इज इन आर्मी, द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ इज इन आर्मी। इंडियाज कैपिटल इज दिल्ली। अगला पॉइंट क्या? इंडियाज कैपिटल इज दिल्ली। अच्छा एक चीज बताओ, इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगाओ दिमाग। अच्छा इंडिया क्या है? लिविंग है नॉन लिविंग? भाई कंट्री का नेम है, नॉन लिविंग है। और अगर मैंने बोला इंडियाज कैपिटल, तो कैपिटल भी नॉन लिविंग, राजधानी की बात कर रहे हैं। तो अब ये गलत हो गया, नॉन लिविंग थिंग को डिनोट किया जा रहा है, नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है, एपोस्ट्रोफ एस यहां पे नहीं लगेगा। मतलब द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। लेकिन इफ आई एम सेइंग इंडियाज लैंग्वेज इज हिंदी, अब लैंग्वेज किसकी होती है? कंट्री की या कंट्रीमैन की? लैंग्वेज कौन बोलता है? कंट्री बोलती है, कंट्रीमैन बोलता है। सिंपल सी चीज है, ये लैंग्वेज रिलेट कर रहा है किसको? लिविंग थिंग्स को। मतलब अगर हम एक्टिविटीज या एक्शन को रिलेट करेंगे तो वो किसके होंगे? लिविंग थिंग्स के, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के। अब अगर मैंने बोला इंडियाज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज किसकी है? इंडिया की है, इंडियंस की है? इंडियंस की है। और अगर इंडियंस की है तो वो क्या है? लिविंग है। तो अगर इस बेस पे हमने इंडियाज लैंग्वेज बोला तो इसने डिनोट किया किसको? लिविंग थिंग्स को। और अगर इसने लिविंग थिंग्स को डिनोट किया तो इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज यहां पे इस सेंटेंस में कर सकते हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई भावनाएं? देखो ऐसे ही पढ़ना है चीजों को। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता, ये तो हमें बताया जाता है। लेकिन न्यूज़पेपर उठा के देखो, कितने एपोस्ट्रोफ एस आपको मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? जैसे अगर मैंने बोला कोर्ट्स डिसीजन, अब कोर्ट का डिसीजन, डिसीजन किसने लिया? कोर्ट ने लिया, जज ने लिया? ऑफ कोर्स जज ने लिया। भाई डिसीजन लेने वाला कौन है? लिविंग बीइंग। तो कोर्ट्स डिसीजन सही है। अगर मैं बोलूं कोर्ट्स रूम्स, तो ये गलत हो गया, द रूम ऑफ कोर्ट होगा वहां पे। समझ में आ गई बात? तो ऐसे पकड़ना है, ग्रामर कुछ अलग नहीं है। अगर आप दिमाग खोल के ग्रामर को देखें ना, तो एक बहुत ही कॉमन और जनरल चीज है जो हमें कंफ्यूज करती है, बस और कुछ नहीं,
क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप करके बता देंगे। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस विद सर्टेन वर्ड्स डिवाइडेड इन पार्ट्स। देखिए कुछ वर्ड्स पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब इन वर्ड्स में एक चीज समझना है आपको कि कब इसमें एस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे और कब पोजीशन दिखाएंगे। देखिए एस हमेशा प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, मीन वर्ड के साथ एस लगाना है, ठीक है। एस हमेशा मीन वर्ड के साथ लगेगा और एपोस्ट्रोफ एस हमेशा पोजीशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए लास्ट वर्ड के साथ लगेगा। जैसे अगर मैंने बोला सन इन लॉ, सन इन लॉ मीन्स क्या होता है वैसे? हाँ बिल्कुल, दामाद की ही बात कर रहे हैं हम। सन इन लॉ मीन्स दामाद होता है। अब अगर मैंने बोला सन्स इन लॉ, मतलब एक से ज्यादा दामादों की अगर मैंने बात कर दी तो वहां पे क्या हो गया, सन्स इन लॉ हो गया। वो क्या हो गया, सन्स इन लॉ हो गया, मतलब प्लूरलिटी को उसने डिनोट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला सन इन लॉ की नौकरी, मतलब सन इन लॉ की जॉब की बात की, तो अब एपोस्ट्रोफ एस लग रहा है। एपोस्ट्रोफ एस हमेशा लास्ट वर्ड के साथ लगेगा। अब अगर प्लूरल भी है और पोजीशन भी दिखाना है, अगर प्लूरल भी है तो पोजीशन भी और पोजीशन भी दिखाना है तो क्या करेंगे, जैसे कि एक से ज्यादा दामाद हैं किसी बंदे के और उन सबकी जॉब्स की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉज जॉब्स। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चला जाए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। सेम वी कैन फॉलो विद डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ तो हमने कर ही लिया, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ तो थम्स अप करके एक बार बता देंगे यस सर क्लियर, वेरी गुड, वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। Some nouns are singular in form but can take singular or plural verb according to need। देखिए कुछ nouns सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। आपको ये देखना है कि वो कैसे यूज हो रहा है, वो एक यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं या एक से ज्यादा यूनिट्स की तरह यूज हो रहा है। कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। जैसे शिप, डियर, ज्यूरी, पार्लियामेंट, कमिटी, बोर्ड। देखिए ये कहीं ना कहीं ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा सिंपली समझिए, ज्यूरी, ज्यूरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के समूह को बोलते हैं ज्यूरी। ज्यूरी इज टेकिंग द डिसीजन। अगर ज्यूरी डिसीजन ले रही है मतलब क्या, पूरी ज्यूरी मिलके एक यूनिट की तरह वर्क कर रही है। पूरी ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस कैसे वर्क कर रहा है, एक यूनिट की तरह, सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। और अब हमने बोला ज्यूरी इज टेकिंग द डिसीजन, ज्यूरी क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है। इसका यूज किया और सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट। लेकिन अगर मैंने दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, ज्यूरी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग द केस। ज्यूरी कैसे डिवाइड हो रही है, ज्यूरी डिवाइड हो रही है किसके अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग। अगर ज्यूरी केस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रही है मतलब क्या, वो एक यूनिट है, एक से ज्यादा यूनिट है, समझिए, एक से ज्यादा यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यहां पे इज का यूज गलत हो गया, बल्कि क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, कैसे पकड़ते हैं चीजों को। तो लॉजिकली पकड़िए, लॉजिकली पकड़ना चीजों को बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हमने इस टाइप के वर्ड्स को एक यूनिट की तरह यूज किया तो इसका यूज किया, एक से ज्यादा यूनिट्स की तरह यूज किया तो आर का यूज किया, ठीक है। सेंटेंस का स्टेटमेंट, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि वो एक यूनिट है या एक से ज्यादा यूनिट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वेरी गुड, पहला करेक्ट है, सेकंड वाला हमारा रॉन्ग ही जा रहा है और थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या, देखिए ध्यान से समझिए। वी यूज सम वर्ड्स लाइक पीसेस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, लोव्स ऑफ विद सम अनकाउंटेबल नाउन्स टू गेट देयर प्लूरल। देखिए कुछ नाउन्स मैंने अभी बोला कि कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन। अब एडवाइस का एडवाइजेस नहीं होता, वर्क का वर्क्स नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता। अब आप सोचेंगे सर वर्क का वर्क्स नहीं होता, ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है, लेकिन समझिए, वर्क जब नाउन होगा तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। अगर मैंने बोला आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, गलत, आई हैव मच वर्क, ना कि मैनी वर्क्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे अगर मैंने बोला वर्क इज वर्शिप, जैसे मैनी वर्क्स बोला, वर्क होगा, मच वर्क होगा। अगर मैंने बोला वर्क इज वर्शिप, वर्क क्या है, नाउन है, क्या इसको बोल सकते हो वर्क्स आर वर्शिप? कभी नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। लेकिन
देखिए नॉर्मली बिल्कुल प्यार से समझेंगे, ही वर्क्स अंडर मी। इफ आई एम सेइंग ही वर्क्स अंडर मी, अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो वर्क्स क्या है? वर्ब। वर्क क्या है? वर्ब। ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अंडर में काम करता है। तो यहां पे वर्क के साथ वर्क्स लगाया, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर कब बनाते हैं? जब उसमें एस ई आई एस जोड़ते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और किसी भी वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? जब उसमें एस ई आई एस जोड़ते हैं। तो वर्ब में एस जोड़ा तब वो क्या बना? सिंगुलर बना। किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ही वर्क्स अंडर मी, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, सो अब आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लगेज, बैगेज। अब एक चीज और याद रखेंगे, अगर मैं फर्नीचर, लगेज या बैगेज की बात कर रहा हूं, अगर मैं फर्नीचर, लगेज या बैगेज की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आप आर्टिकल्स ऑफ का ही यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पे पीसेस ऑफ का यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, सीजर्स एंड ट्राउजर्स। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें किसमें है? पेयर्स में है। लोव्स ऑफ ब्रेड, गार्लिक। ठीक है, ये सब लोव्स की बात कर रहा है। ठीक है, लोव्स ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं टुकड़े, लोव्स में टुकड़े। गार्लिक मीन्स क्या होता है? लहसुन। ठीक है, और पीसेस ऑफ, देखिए ब्रेड के लिए पीसेस ऑफ का भी यूज करते हैं, और ये भी पूरी तरह से करेक्ट। ब्रेड के लिए लोव्स ऑफ भी हो सकता है और पीसेस ऑफ भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? ओके, सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। बिल्कुल, अब हम चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उन पे चलने वाले हैं। अच्छा स्कोर करना है आप लोगों को। ठीक है, सो चलते हैं, इसको सही कर लेंगे। इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो अब यहां से अगर हम बात करें, शी इज नॉट ओनली प्रेटी बट ऑल्सो बट इट्स वेरी चार्मिंग। फटाफट टिक करिए आंसर। वैसे ये तो दिख रहा है आप लोगों को, फटाफट टिक कर दीजिए आंसर। सबके आंसर आ जाने चाहिए 30 सेकेंड्स के अंदर। वेरी गुड, फटाफट टिक करेंगे आंसर। ओके भाई, नॉट ओनली रिलेट करता है किससे? बट ऑल्सो से। जैसे मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था तो इस टाइप का आपको मैंने एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कराया भी था। ठीक है, तो शी इज नॉट ओनली प्रेटी बट ऑल्सो चार्मिंग। तो बट वेरी चार्मिंग की जगह पे बट ऑल्सो वेरी चार्मिंग होगा। और अगर बट ऑल्सो होगा ना यहाँ पे सर, तो आंसर कौन सा जाएगा? बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, सभी का आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है माय डियर एस्पिरेंट, सबका सिक्सर लग चुका है। ठीक है, सो शी इज नॉट ओनली प्रेटी बट आल्सो वेरी चार्मिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट पिक कर देंगे आंसर। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप सभी, वेरी गुड। डू यू नो एवरी पार्ट ऑफ बनियान ट्री इज यूजफुल? अच्छा, ईच और एवरी में क्या फर्क होता है? बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं ये डिफरेंस आपको, ईच एंड एवरी। अब अगर मैं ईच की बात करूं मीन्स होता है प्रत्येक, एवरी मीन्स भी प्रत्येक ही होता है। जब हम जनरल सेंस में सभी को रिलेट करते हैं तो एवरी का यूज करते हैं। जब हम एक एक पार्ट को रिलेट कर रहे हैं तो ईच का यूज करेंगे। अब अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शंस हैं और अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल पार्ट को रिलेट कर रहे हैं ना कहीं। और जब हम इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं तो एवरी पार्ट नहीं बल्कि व्हाट, ईच पार्ट का यूज करेंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट जा रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। जो भी सी पार्ट टिक कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है।
ठीक है, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, वन ऑफ द, जल्दी से करिए, द टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट। ओके, टाइम अप। जब भी वन ऑफ द की बात करते हैं, जब भी हम वन ऑफ द की बात करते हैं तो बात होती है चॉइस की। मतलब आगे जो नाउन मिलता है वो प्लूरल नाउन मिलता है, लेकिन जो वर्ब मिलती है वो सिंगुलर वर्ब मिलती है, आपको पता है। मैन, MAN, मैन क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होता है? मैन। तो मैन की जगह मैन होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और अगर मैन की जगह मैन होगा तो आंसर कौन सा जाएगा भाई? बी ऑप्शन कट गया आपका, सी भी कट गया, तो आंसर कौन सा जाएगा? बिल्कुल ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। मतलब जो भी आज तक बंदे हुए हैं उसमें से एक बंदा वो भी है जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, कुछ ऐसा। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भाई अगर ग्रामर पढ़ा है ना तो ये गलत नहीं करोगे, पक्की बात। टेंस अगर आपने पढ़ा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, he is working in the company since 2015. He is working in the company since 2015. Now one thing you should keep in your mind, since का यूज आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इज वर्किंग की जगह पे क्या होना चाहिए? ही हैज बीन वर्किंग। मतलब वो बंदा काम कर रहा है कंपनी के लिए, कब से? 2015 से। तो भाई ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हैव का यूज यहाँ पे करना नहीं है और इज का मतलब नहीं है। हैव प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर है। तो थ्री ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, एक ही ऑप्शन बच रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सभी का सिक्सर लग चुका है। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हमारे जो भी एस्पिरेंट्स सी पार्ट टिक कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट टिक कर रहे हैं सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सभी का करेक्ट है, वेल डन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कल वोकेब स्पेशल सेशन में ये इडियम किया था हमने। इसका मतलब क्या था? सीक्रेट को बाहर निकालना, सीक्रेट को बता देना, दूसरों को बता देना, दैट कुड बी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब अगर आप यहां से देखें ना भाई, तो और कोई इडियम ही नहीं है। let off the cat from the bag, let the cat from the bag, let the cat jump out the bag, ये सारे इडियम ही गलत। ऐसा कोई इडियम नहीं होता। तो भाई एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी पार्ट। मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो कभी भी किसी का भी राज खोल सकता है, सामने वाले को चीजें बता सकता है, कुछ ऐसा। सो अब यहाँ पे जो आंसर जाएगा, बिल्कुल नो करेक्शन जाने वाला है आंसर। अगर आप नो करेक्शन पिक कर रहे हैं तो आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल इंटेलिजेंट तो हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके अच्छा, एक चीज समझेंगे अब यहां से, कॉल टू हिम की जगह पे आपको कॉल अपॉन हिम का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, कॉल अपॉन हिम मीन्स होता है बुलाना, किसी बंदे को बुलाना अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, दैट कुड बी। तो कॉल अपॉन हिम मतलब बुलाने के सेंस में यूज कर लिया। अब अगर मैं बात करूं कॉल टू की, देखिए कॉल टू एक अलग फ्रेज है। कॉल टू का यूज कैसे और कब करते हैं ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर मैंने बोला कॉल टू माइंड, ये सारी फ्रेज आ चुकी है एग्जाम में, याद रखिएगा। कॉल टू माइंड का मतलब होता है याद आना, मतलब कुछ भी भूला बिसरा जो याद आ रहा है, दैट इज कॉल टू माइंड। अब अगर मैंने बोला कॉल टू ऑर्डर, ध्यान से समझिएगा, कॉल टू ऑर्डर, अब इसका मतलब होता है शांत रहने के लिए कहना, शांत रहने के लिए कहना, दैट इज, या शांत होने के लिए कहना, दैट कुड बी, जैसे किसी को चुप कराना, दैट इज कॉल टू ऑर्डर। ये दोनों फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉल टू माइंड और कॉल टू ऑर्डर, काफी बार पूछी गई हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर मैंने बोला कॉल इन मीन्स पहुंचना भी होता है, कॉल इन का मतलब पहुंचना भी होता है। कोई पॉइंट था उसे आपने वापस लेना, वापस लेना, कोई एप्लीकेशन आपने लिखी थी उसे वापस ले लिया, दैट इज ऑल्सो कॉल इन। अब अगर मैं कॉल लेट की बात करूं, ये कोई फ्रेज नहीं है, गलत हो जाएगा। सो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज अ ए पार्ट। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, सारी फ्रेजेस क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां से? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको राइट डाउन करके लिख के रख लीजिएगा अपने पास। लिखना ही नहीं है, सिर्फ अपने स्टेटमेंट में यूज करिए और लर्न करिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, ओके। आई डोंट बिलीव इन वॉट ही सेज। अब देखिए, आई डोंट, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, जो भी उसने कहा उस चीज पे विश्वास नहीं करता। सेंटेंस आगे प्रेजेंट में है तो पहले भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट को ही तो डिनोट कर रहा है। तो आई एम नॉट बिलीविंग, कोई चांस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस बनाने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। आई विल नॉट बिलीव, कोई चांस नहीं है। आई हैव नॉट बिलीविंग, कोई चांस नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है ना, नो करेक्शन। आई डोंट बिलीव इन वॉट ही सेज, आई डोंट बिलीव इन वॉट ही सेज, बिल्कुल। जो आंसर जाएगा आपका डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो जिन्होंने भी बाकी ए बी या सी टिक किया था उनका थोड़ा सा गलत हो गया, डी वालों का सिक्सर लग चुका है, ठीक है ना। वैसे नो करेक्शन वाला हम पकड़ते नहीं, हम पकड़ते कौन सा है, कुछ तो हो गई गड़बड़, सिंपल सी चीज है। गलतियां तो हम कोई ना कोई पकड़ते हैं, ठीक है। सो ये समझ आ गया ना, प्रेजेंट टू प्रेजेंट स्ट्रक्चर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल, फटाफट टिक करेंगे आंसर। Okay, so his behavior with all his employees is so pleasing. His behavior with all his employees is so pleasing that everyone come forward for helping him. देखिए, अगर मैं everyone की बात कर रहा हूं तो ये कम नहीं होगा, कम्स होगा। दूसरी चीज, फॉरवर्ड फॉर हेल्पिंग हिम नहीं होगा, फॉरवर्ड टू हेल्प हिम होगा। कम फॉरवर्ड के साथ टू प्लस वी वन का यूज करते हैं, सिंपल सी चीज है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बिल्कुल। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे थर्ड पार्ट टिक कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। मतलब उसका बिहेवियर जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ इतना अच्छा है कि हर बंदा उसकी हेल्प करने के लिए आगे रहता है, तैयार रहता है,
कुछ ऐसा। सो हर बंदा उसकी हेल्प करने के लिए है, आगे बढ़ा, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने थर्ड पार्ट टिक किया बिल्कुल उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है माय डियर एस्पिरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखियो टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल ओके देखिए, द पुलिस कमिश्नर बस्ट इनटू रेज मतलब बौखला गया, गुस्से में पागल हो गया, बिल्कुल खौल गया, दैट इज बस्ट इनटू रेज एंड ऑर्डर्ड इमीडिएटली सस्पेंशन ऑफ इंस्पेक्टर। देखिए अभी हमें सस्पेंशन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत, तो यहां पे सस्पेंशन के लिए इमीडिएटली तो एडवर्ब हो गया ना। आपको सस्पेंशन को क्वालिफाई करना है तो इमीडिएटली की जगह पे क्या यूज करेंगे, इमीडिएट का यूज करेंगे, इमीडिएट सस्पेंशन। तो भाई सिंपल सी चीज है, ऑर्डर्ड इमीडिएट सस्पेंशन, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इमीडिएटली एल वाई मतलब एडवर्ब वहां पे होगा नहीं। सबसे पहले हमें सस्पेंशन को क्वालिफाई करना है, समझना है इस चीज को। तो सस्पेंशन को क्वालिफाई क्या करेगा, इमीडिएट करेगा, ना कि इमीडिएटली करेगा। दिमाग में रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाने वाला है माय डियर एस्पिरेंट्स, वो क्या जाने वाला है, समझ रहे होंगे अच्छे से। आंसर आपका जाएगा बिल्कुल थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट टिक करेंगे आंसर। She will not attend the meeting until she is asked. Very good. So फटाफट टिक करिए आंसर। ओके देखिए अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस होता है समझेंगे। अनटिल टाइम को डिनोट करता है, आप सभी को पता है, और अनलेस कंडीशन को डिनोट करता है, ठीक है। अनटिल टाइम को डिनोट करता है, अनलेस कंडीशन को डिनोट करता है। अब यहाँ पे तो कंडीशन की बात हो रही है ना, मतलब वो मीटिंग नहीं जाएगी जब तक उससे नहीं बोला जाता उस चीज के लिए, वो अटेंड नहीं करेगी तब तक मीटिंग। तो यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, मतलब अनलेस होना चाहिए ना कि अनटिल होना चाहिए। फोर्थ पार्ट एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय या को छोड़कर, को छोड़कर। अगर मैं बात करूं बेसाइड्स, एक और वर्ड यूज करते हैं बेसाइड्स। बेसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। देखिए बेसाइड्स और एक्सेप्ट में डिफरेंस समझेंगे। अगर मैंने एक्सेप्ट की बात की मतलब इसे छोड़कर ये है, जैसे एक्सेप्ट अ कार आई हैव अ बाइक, एक्सेप्ट अ कार आई हैव अ बाइक, और बेसाइड्स अ कार आई हैव अ बाइक, दोनों में डिफरेंस है। एक्सेप्ट अ कार, कार को छोड़कर मेरे पास बाइक है। बेसाइड्स अ कार आई हैव अ बाइक मतलब कार के साथ ही साथ, कार के अलावा मेरे पास क्या है, बाइक। ऐसे आपको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सो एक्सेप्ट और बेसाइड्स में डिफरेंस क्लियर हो गया। बेसाइड्स एडिशनल सेंस देता है, के अलावा का सेंस देता है। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर का सेंस देता है, ठीक है। चलिए सो बिल्कुल होमवर्क आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। साथ ही साथ कल जो होमवर्क मिला था उसके आंसर्स आपके सामने हैं 11 एंड 12। इसी के साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये लिंक टाइप करेंगे आप चैनल तक पहुंच जाएंगे, आपको इस क्लास का पीडीएफ एंड ऑल कंडीशन ऑल प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। पीडीएफ आपको इसी पे मिल जाएगा क्लास के बाद में। साथ ही साथ जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ सेशन हो चुका है समाप्त, ठीक है। सो सेशन में अगर मजा आया तो भाई लाइक करिए। देखिए लाइक और शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को पहुंचाएंगे, ठीक है ना। कमेंट करिए, अपना होमवर्क दीजिए, अपने थॉट्स दीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में, इसी के डे 2 के साथ, इसी पर्टिकुलर सेशन के डे 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।
Thanks to all my aspirants.